एवरीवन, सो कैसी चल रही है नीट की तैयारी? आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, राइट? सो हियर आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब वंस अगेन। तो पिछले 10 सालों से मैं ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ विथ एन एम एंड अ होप दैट हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे ऑन दिस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि 6 to 12 प्लस नीट के लिए खूब सारे कंटेंट हैं। हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है दैट इज ऑल फॉर फ्री, सो यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर फॉर फ्री, राइट? तो मेरे बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, नीट फिजिक्स के एटम लेसन के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है आपके लिए और डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 10. If 10,000 volt is applied across an X-ray tube, what will be the ratio of de Broglie wavelength of the incident electrons to the shortest wavelength X-ray produced? ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है एक्सरे ट्यूब में वो हमें दिया हुआ है। अब हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का और उसका रेशियो निकालना है किसके साथ? एक्सरे जो निकल रहा है उस एक्सरे के वेवलेंथ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना नॉर्मली क्या होता है एक्सरे ट्यूब में, जैसे इस तरह से रहता है कि यहाँ पे एक फिलामेंट होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करती है, यहाँ पे एक टारगेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टारगेट को हिट करती है एंड एज अ रिजल्ट एक्सरेज एमिट होती है। तो कुछ ऐसा होता है फंडा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? उस एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट एंड द टारगेट। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2ev डिवाइडेड बाई m। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी हो, डी ब्रॉय वेवलेंथ अगर निकालनी हो इलेक्ट्रॉन की, तो वो हो जाएगी h बाई mv। ठीक है, तो h बाई एम v की जगह हम लिख सकते हैं √2e कैपिटल V बाई m। तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √2e_mv। तो ये हो जाएगा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करते हैं एक्सरे के केस में। तो एक्सरे के केस में क्या होता है, एनर्जी जो है फोटोन की होती है hc बाई लैम्डा। तो फिर लैम्डा एक्सरे का हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई एनर्जी, और एनर्जी क्या हो जाएगी? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल लिया और लैम्डा एक्सरे के लिए भी निकाल लिया। तो अब हम दोनों का रेशियो निकालते हैं। लैम्डा ई बाई लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √2e_mv डिवाइडेड बाई hc बाई ev। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो h और h कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/c √PV डिवाइडेड बाई 2m। तो ये हो जाएगा रेशियो। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। चार्ज बाई मास फॉर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यानी कि E बाई एम की जो वैल्यू है वो दी हुई है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/c √E बाई एम इंटू V बाई 2, और V की वैल्यू भी दी हुई है। तो इसलिए हमारा जो फाइनल जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/c, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू √E बाई m की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू V बाई 2, V हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.1। क्वेश्चन नंबर 11। Ratio of longest wavelengths corresponding to Lyman and Balmer series in hydrogen spectrum is। तो इस केस में सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है दोनों ही लाइमन और बामर सीरीज के लिए। ठीक है, तो जब हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा n1 जो होता है वो हमेशा 1 होता है,
क्योंकि लाइमन सीरीज में ऐसा होता है, जैसे ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 3 4 इस तरीके से है। तो लाइमन सीरीज का मतलब है कि जितने भी ट्रांजिशन होंगे उसका n1 तो 1 ही होगा, भले n2 कुछ भी हो। ठीक उसी तरह से जब हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो उसमें n1 की वैल्यू हमेशा 2 होती है, बाकी जो n2 की वैल्यू है वो भले ही 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगा जब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। तो लाइमन सीरीज के जितने भी लाइंस हैं उसमें से सबसे कम एनर्जी डिफरेंस इस सीरीज में होगा, राइट। जब n2 की वैल्यू 2 होगी तभी जो है वो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। ठीक उसी तरह से बामर सीरीज के केस में n2 की वैल्यू जो है वो 3 होगी, क्योंकि इस केस में यही ऐसा लेवल है जिसमें एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज के लिए हम दोनों की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं। तो इसका 1/λL क्या हो जाएगा, r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4r, तो यानी कि लैम्डा एल हो जाएगा 4/3r। अब उसी तरह से अब हम बामर सीरीज की बात करते हैं। तो 1/λb जो है वो हो जाएगा r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/36r, तो यानी कि लैम्डा बी जो है वो हो जाएगा 36/5r। ठीक है, तो अब अगर हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि लैम्डा एल बाई लैम्डा बी निकालना है, तो ये हो जाएगा 4/3r डिवाइडेड बाई 36/5r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 9 से 36, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 27, तो ये हो जाएगा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12, an electron of a stationary hydrogen atom passes from the fifth energy level to the ground level. The velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be. तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम का जो फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। तो मतलब कि ग्राउंड लेवल मतलब n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और फिफ्थ एनर्जी लेवल मतलब n इज इक्वल टू 5। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन। तो इस एटम को कितना वेलोसिटी ये एक्वायर करेगा फोटोन एमिट होने की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 पे आएगा तो फोटोन तो एमिट होना ही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी लैम्डा निकाल लेते हैं, जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ n1 इज इक्वल टू 1 है और n2 इज इक्वल टू 5 है, तो 1 बाई लैम्डा जो होगा वो हो जाएगा r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो फिर इस केस में अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 24/25r। ठीक है, तो अब डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें ऑलरेडी पता है कि लैम्डा होता है h/mv, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि mv बाई h जो है उसकी वैल्यू क्या है 24/25r। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25r इंटू h डिवाइडेड बाई m। तो यानी कि कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ अ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। हीलियम प्लस आयन क्या है, ये एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है ना, क्योंकि हीलियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो बेसिकली इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो है 2। तो हीलियम के लिए Z इज इक्वल टू 2 है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हीलियम आयन का एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n इज इक्वल टू 1 जो होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट। पहला एक्साइटेड स्टेट क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग n की वैल्यू होगी 2। तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, हमें पता है एनर्जी किसी भी nth एनर्जी लेवल के लिए हम निकालते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे z की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू भी है 2, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए राइट ऑप्शन है।
Question number 14. The ionization energy of the electron in the hydrogen atom in its ground state is 13.6 electron volt. The atoms are excited to higher energy levels to emit radiations of 6 wavelengths. ठीक है, इसका मतलब है कि जो एटम्स है उनको हायर एनर्जी लेवल पे भेज दिया गया है ताकि जब वो कम बैक करें तो वो 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिट करें. तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन. तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वो कौन से ट्रांजिशन के बीच में होगा. तो यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो मैक्सिमम, चूंकि हम ज़्यादा वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस कम से कम होना चाहिए. ठीक है, तो 3 to 1 तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है ना काफ़ी ज़्यादा है. मतलब n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4. तो अगर हम 3 to 1 की बात करें तो इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, राइट. तो 3 to 1 तो नहीं होगा. तो बाकी तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी तीनों ही जो है वो कंजिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है, तो हमने ऐसा पढ़ा है कि कोई भी एमिशन स्पेक्ट्रम में जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, कितनी लाइंस होंगी उस एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो हम कैसे निकालते हैं, n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. तो इस केस में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 वेवलेंथ्स होना चाहिए, यानी कि 6 लाइंस होनी चाहिए, राइट. तो इसके हिसाब से n इंटू n माइनस 1 जो है वो 12 हो जाएगा. तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो n की क्या वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू 4 ही हो सकती है. तो यानी कि हम 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जहाँ पे n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन होगा. क्वेश्चन नंबर 15. Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Hydrogen atoms in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. According to Bohr's theory, the spectral lines emitted by hydrogen will be. ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिर से वही क्वेश्चन को हम समझते हैं. लेट अस से कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो है E1. ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये E2 है. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो एनर्जी लेटर से वो डेल्टा E है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा E जो है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा E2 और E1 के बीच में. परफेक्ट है. क्वेश्चन में दिया गया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है वो है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, ये एक्साइट किया गया है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब जो डेल्टा E है इसकी वैल्यू है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें डेल्टा E पता है और हमें E1 भी पता है, तो हम E2 निकाल सकते हैं. तो E2 हो जाएगा डेल्टा E प्लस E1, यानी कि 12.1 माइनस 13.6 यानी कि माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये हो जाएगा E2, मतलब एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी माइनस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें निकालना है कि कितने स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगे. तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो E2 है ये कौन सा वाला एक्साइटेड स्टेट है. मतलब E2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू 4, हमें वो निकालना है. तो E2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. ये तो हमें पता ही है कि E एनर्जी nth लेवल का जो है वो हमेशा फर्स्ट लेवल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होता है. तो यहाँ से हम n स्क्वायर निकाल सकते हैं E1 बाई E2. E1 की वैल्यू क्या है, E1 है माइनस 13.6 और E2 है माइनस 1.5. तो ये हो गया 9. तो n की वैल्यू हो जाएगी √9 यानी कि 3. तो यानी कि जो n की हम बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 3 है. अब अगर हमें निकालना है कि कितने लाइंस होंगे एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो वो हम कैसे निकालेंगे, n इंटू n माइनस 1/2 यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो जाएगा 3. तो यानी कि इस एमिशन स्पेक्ट्रम में 3 लाइंस होंगे. तो बी करेक्ट ऑप्शन है. तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो?
तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अच्छे तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।